नमस्कार, लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता या यूसीसी के तहत लिव इन रिश्तों पर जानकारी देंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन गया है और इसमें लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने का प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध माना गया है। प्रतिबंधित संबंध में जो लोग हैं उनके कस्टम अगर इसकी इजाजत नहीं देते हैं तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहने वालों को जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो ये तो थी मोटी मोटी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। यूसीसी में लिव इन रिश्तों पर जानकारी के लिए, कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल जी के साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान, इस विषय से जुड़े हुए सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में लिव इन रिलेशनशिप को कैसे परिभाषित किया गया है। देखिए वक्ता, एक तो लिव इन रिलेशनशिप जो अपने आप में एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवेश के लिए हालांकि नया तो नहीं है, लेकिन अभी तक उससे पहले, इस कानून के आने से पहले किसी कानून ने उसकी कोई परिभाषा नहीं दी कि लिव इन रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसमें ड्यूटीज क्या होंगी, बाकी चीज क्या होंगी। उससे पहले इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसके अंदर एक हवाला है कि अगर कोई मैरिज लाइक रिलेशन में कोई व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला साथ रहते हैं और मैरिज लाइक रिलेशन को वो मेंटेन करते हैं, और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो सहवास इस्तेमाल किया है, कोहिबिट इस्तेमाल किया है, साथ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो रिलेशनशिप है वो लिव इन रिलेशन होगा। लेकिन ये पहली बार, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली बार उस ऐसे रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन की बात की गई, यानी पहली बार उसको एक रिकॉग्निशन दिया गया। ना केवल रिकॉग्निशन दिया गया बल्कि पहली बार ऐसी बात है कि ऐसे जो रिलेशनशिप है, जैसे आप जानते हैं कि मृत्यु होती है, जन्म होता है या शादी होती है, उसका जो पंजीकरण होता है वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। इसी प्रकार जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके पंजीकरण को भी उत्तराखंड के ये यूसीसी जो कानून है उसमें पहली बार ये कहा गया है कि उसका पंजीकरण आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है पंजीकरण क्यों आवश्यक है या उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। लेकिन पहली बात हमें ये समझना है कि अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है, बहुत मतलब नई शुरुआत है। अभी कानून बना है और हो सकता है उस पॉइंट पर चैलेंज हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है लिव इन रिलेशन का, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है पूरे भारत के लिए, और बल्कि विश्व में भी ऐसी और व्यवस्थाएं नहीं मिलती। लेकिन ये पता लग रहा है कि किस तरह हम जो कानूनी रूप से हम प्रगति कर रहे हैं और कैसे इन चीजों को हम अपने कानूनी दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका जो शोषण है उस शोषण को रोका जा सके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप, जो कि हम जो पहले बड़े महानगरों में था और धीरे धीरे जो है वो अब छोटे महानगरों में भी आ गए, छोटे शहरों में भी आ गया और छोटी जगह भी दिख रहा है, तो जरूरी है कि उसको अब कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे ऋषिपाल जी आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रार की क्या भूमिका तय की गई है। सबसे पहले तो जो लिव इन रिलेशनशिप है उसका एक मसौदा तैयार होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, उसका एक स्टेटमेंट होगा। जो दोनों लिव इन रिलेशन के जो दोनों व्यक्ति हैं जिनको पार्टनर की संज्ञा दी गई है, वो अपना स्टेटमेंट या समझ लीजिए उसको कानूनी भाषा में समझ लीजिए तो एफिडेविट या अंडरटेकिंग जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करेंगे। रजिस्ट्रार एक व्यक्ति होगा जिसको
कानून जो है वो नियुक्त करेगा मुख्य रजिस्ट्रार भी होगा और जिले के हिसाब से अलग अलग रजिस्ट्रार भी होंगे। उस रजिस्ट्रार के पास जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको करने वाले, उसमें रहने वाले जो महिला और जो पुरुष है, उनको कंपलसरी अपने स्टेटमेंट को वहां पर जमा कराना होगा 1 महीने के अंदर अंदर कि भाई वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। और उनको उसके जो लिव इन रिलेशन के, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि लिव इन रिलेशन में चला जाएगा और लिव इन रिलेशन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा। उसके ऊपर भी काफी सारी जो कानूनी पाबंदियां जो भी नई नहीं है, बहुत सारी पुरानी भी है, उनको मिलाते हुए जुड़ाते हुए ये जो दिया गया है, तो उसमें काफी इम्पोर्टेंट जो रजिस्ट्रार का रोल दिया गया है कि रजिस्ट्रार का यही काम होगा कि जब कोई व्यक्ति, महिला पुरुष आपके सामने आते हैं और लिव इन रिलेशनशिप का जो एग्रीमेंट होगा या जो मसौदा स्टेटमेंट होगा उनके सामने देते हैं, तो सारी बातों को जो और कानूनी पहलू है उनको ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रार उनके स्टेटमेंट को लेगा और उस रजिस्ट्रेशन उस जो स्टेटमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। बिल्कुल। साथ में ये भी जानना चाहेंगे ऋषिपाल जी कि लिव इन रिलेशनशिप में पुलिस की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, जो नए कानून की हम बात करते हैं तो जो और पुराने कानून की बात करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं, लिव इन रिलेशन एक ऐसा संबंध है कि दो व्यक्ति जो महिला पुरुष हैं और साथ रहते हैं और वो पति पत्नी के रूप में नहीं रह रही। अब ऐसी स्थिति में कोई महिला और या कोई पुरुष उस रिलेशनशिप से बाहर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो महिला उसको कंपेल नहीं कर सकती कि वो रिलेशनशिप में वापस आए, या वो महिला ये कंपेल नहीं कर सकती उससे पहले अगर डोमेस्टिक वायलेंस में विशेष रूप से ना जाए कि भाई उसके जो बच्चे पैदा हो गए या मान लीजिए जो उसको मेंटेनेंस है वो उसको मिले। अगर मान लीजिए वो महिला कहती है मुझे मेंटेनेंस दिया जाए और क्योंकि मैं उससे लिव इन रिलेशनशिप में थी, और एक व्यक्ति जो उस लिव इन रिलेशनशिप में से बाहर चला गया वो कहता है मैं लिव इन रिलेशन में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में कोई एविडेंस या कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो महिला उस मेंटेनेंस को या बाकी अपने कानूनी जो उपचारों को ले सके। तो उसी का ध्यान में रखते हुए इसके रजिस्ट्रेशन को बहुत अनिवार्य किया गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो, और रजिस्ट्रेशन के बाद अब इम्पोर्टेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन का ना कराना। तो इस यूसीसी में कुछ कानून दिए गए हैं, कुछ सजाएं वो की गई है कि अगर मान लीजिए आपने एक समय 1 महीने के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और अगर उसकी जानकारी चाहे रजिस्ट्रार को खुद होती है या किसी कंप्लेंट से होती है या कोई एक पार्टनर करता है, कोई जानकारी देता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, अलग अलग स्थिति में। अगर मान लीजिए वो कोई गलत अपराध का, वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये तीनों के तीनों जो अपराध हैं, जो पेनल्टीज हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल होंगी। उसके पास आपको मजिस्ट्रेटी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेटी कंप्लेंट के बाद ही ये हो सकता है। तो बॉय आप समझ लीजिए कि जो जैसे बाइगैमी का केस जो आईपीसी में डिफाइन है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई महिला पुलिस थाने में जाके कोई कंप्लेंट करती है कि एक व्यक्ति ने एक ब्याहता होते हुए दूसरी स्त्री से शादी कर ली है, तो पुलिस की भूमिका ऐसी स्थिति में काफी सीमित है। उनके पास अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर सके। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा, तब कंप्लेंट केस में चाहे वो आईपीसी का प्रोविजन हो या नई यूसीसी का प्रोविजन हो, उसके अंदर मजिस्ट्रेट ही जो है उसमें कंप्लेंट केस चला के समनिंग करके और फिर सजा तय कर सकता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा बच्चों पर क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, वक्ता कहा जाता है कि वो सब संभव है कि 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध अवैध हो जी, लेकिन जो संतान होती है वो वैध होती है, क्योंकि उस संतान की कोई गलती नहीं होती, उसको कोई जानकारी नहीं है कि जो 2 व्यक्ति जो माता पिता उसके हैं, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स बने हैं, वो विवाहित थे या विवाहित नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान कानून है और वर्तमान कानून से पहले की स्थिति, वो सारी स्थिति ऐसी है कि उसके अंदर जैसे हमारा 125 सीआरपीसी कानून है या और कोई कानून है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनको कानूनी हक ऐसे ही होते हैं जैसे कि ब्याहता जो जब जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है उसके जो पुत्र पुत्रियां होती हैं, जैसे उनके अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, वैसे ही लिव इन रिलेशन में रहने वाला अगर कोई बच्चा होता है तो उसके अधिकार कोई स्त्री पर हो यानी माता पर हो चाहे पिता पर हो, वो सारे अधिकार उसके जो कानून जो आपका पर्सनल लॉ है, जैसे मान लीजिए हिंदू पर्सनल लॉ है तो उसके हिसाब से,
और मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो उसके हिसाब से वो सारे कानून उस बच्चे को बराबर होते हैं। ऋषिपाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे वैध संतान होंगे, संपत्ति आदि पर इसका क्या कुछ प्रभाव होगा, कैसे संपत्ति का बंटवारा होगा, ये सब भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वक्त, जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध जो है हो सकता है अवैध हो, जो कानूनी रूप से मान्यता हो, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे पूर्ण रूप से वैध होते हैं। उनके जो कानूनी अधिकार जो होते हैं वो उसी प्रकार होते हैं जैसे एक विवाहित स्त्री पुरुष जो होते हैं उनके से पैदा हुए जो बच्चे होते हैं। तो वो पर्सनल लॉ, अगर मान लो हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ या जनजातीय कानून, उसमें जो भी चीज आपको लगती है उसके तहत आपको सारे के सारे अधिकार मिलते हैं और वो बच्चे को पूरे अधिकार होते हैं। वो मेंटेन भी क्लेम कर सकते हैं और इनहेरेंट राइट भी सारे बराबर होते हैं। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये लिव इन रिलेशनशिप में माता पिता की सहमति पर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के सबसे इम्पोर्टेंट आप उस रिलेशनशिप की बात कीजिए। कानून कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप दो व्यक्ति बन सकता है। इस लड़की जो है कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा हो और लड़का जो 21 वर्ष से ज्यादा हो या कम से कम 21 वर्ष का हो। ऐसे ही हमारा कानून कहता है अगर कोई मेजोरिटी की कोई दो व्यक्ति ने अपनी 18 साल से ज्यादा की उम्र उनकी हो गई है तो उनको अधिकार है कि अपने जीवन से संबंधित सारे निर्णय वो ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो माता पिता हैं उनकी भूमिका इसमें नहीं रहती जी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी कुछ कानूनी प्रावधान है जिसके अंदर आपको पता है कि हिंदू जो पर्सनल लॉ है उसमें जो कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति अपनी चचेरी बहन से या अपनी तैयारी बहन से या बुआ की लड़की से कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें संबंध नहीं बन सकते, शादी नहीं हो सकती। हाँ। तो वो सारे प्रोहिबिट है। या कोई माइनर है तो माइनर रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। या दोनों में से एक व्यक्ति मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है तो ऐसी स्थिति, तो ये सारे कारण है जिनके तहत रिलेशनशिप को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी दोनों की उम्र मेजोरिटी उम्र है 18 वर्ष से ज्यादा की है तो ये उनका निर्णय है कि वो कैसे रहते हैं। माता पिता के निर्णय की भूमिका इसमें नहीं है। जी बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप में जोड़ों की उम्र पर क्या कुछ प्रावधान है, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए ऋषिपाल जी। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला की उम्र दी गई है वो उम्र दी गई है 18 वर्ष की, यानी मेजोरिटी की एज 18 वर्ष। और हमारे जो शादी की उम्र है लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र जो है 21 वर्ष। ये दोनों इसलिए दी गई है कि ऐसी स्थिति में दोनों मानसिक रूप से इस काबिल हो जाते हैं कि वो निर्णय ले सके कि वो जिस रिलेशनशिप में जा रहे हैं या जो निर्णय ले रहे हैं उसका सही गलत की उनको जानकारी और वो उसकी जिम्मेदारी ले सके। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो उसको पता होता है कि वो जो निर्णय ले रहा है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है या क्या कंसिक्वेंसेज रहेंगे। इसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप के अगर वो रिलेशनशिप में जाता है तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उस सारी को जानने के लिए उसकी उम्र है, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल। अगर ये दोनों उसको उम्र को पार कर चुके हैं तो उनका अधिकार है उस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन हमें समझना है कि यूसीसी जो है अभी हमारे वो राष्ट्रव्यापी नहीं है, केवल उत्तराखंड के अंदर इसके प्रोविजन आए हुए हैं। तो राष्ट्रव्यापी अगर आता है उसके बाद उसके क्या प्रोविजन रहते हैं और हमारे संवैधानिक अधिकार जो निजता का अधिकार है उसको लेते हुए इनको कैसे चैलेंज होता है तो भी अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट का इशू है। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, लिव इन रिलेशनशिप में सजा का कब प्रावधान किया गया है? जो अगर हम बात करते हैं जो नए यूसीसी की बात करते हैं या उत्तराखंड की केवल बात करते हैं तो पहली इम्पोर्टेंट तो ये है कि 1 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति रहते और वो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो सजा का प्रावधान 1 महीने का। उसके बाद अगर मान लीजिए वो किसी को जानकारी देते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 3 महीने का और उसकी जो उसमें जुर्माना 25,000 है और अगर मान लीजिए और आगे बढ़ते तो 6 महीने की सजा है। विशेष रूप से ये ऐसे कदम है जिससे कि रिलेशनशिप में रहते हुए किसी प्रकार के शोषण को रोका जा सके। बहुत बार कोर्टों में ऐसा होता है कि पुरुषों की तरफ से भी कंप्लेंट आती है कि उसके ऊपर किसी महिला ने रेप केस कर दिया
कि क्योंकि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। कई बार महिला कहती है कि एक व्यक्ति कई साल में उसके साथ रहा और वो उस रिलेशनशिप से बाहर चला गया और अब वो किसी सड़क पे आ गई है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी जो कानूनी प्रावधानों को, शोषण को रोकने के लिए इस कानून को नीतिबद्ध किया गया है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में जनजातियों को यूसीसी से क्या छूट मिली है और क्यों मिली है? देखिए वक्ता, हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जी जो जनजातीय समुदाय है उनको एक विशेष दर्जा दिया गया है। उनके रीति रिवाज और उनका रहन सहन, उनको एक विशेष दर्जा दिया गया कि वो अपने रहन सहन को, रीति रिवाज को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी विविधता बनी रहे। अगर किसी जातीय समाज में, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोहिबिट रिलेशनशिप जो है, हिंदू जो कोडिफाइड लॉ है उसमें प्रोहिबिट रिलेशनशिप है कि उसमें एक चाचा की लड़की से या ताई की लड़की से शादी नहीं हो सकती। लेकिन जनजातीय समाज ऐसा है जहाँ पर ये चलन है कि वहां पर शादी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में तो जनजातीय समाज है, उनको इस तरह के जो प्रावधान है उनसे छूट दी गई है। और इसी हिसाब से जो पूरे देश के अंदर जनजातीय समाज को विशेष रूप से उनकी जो रीति रिवाज है उनको बचाने के लिए कोशिश की गई है कि उनके रीति रिवाज बच सके और उनको विशेष दर्जा दिया इससे, और इससे उनको बचाव हो सके। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ये भी समझना चाहेंगे कि लिव इन में रहने वाले ऐसे ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जो प्रतिबंधित संबंध में ना हो, यानी कि बहन की बेटी, माँ, सौतेली माँ, बेटी, बहू, भाई की बेटी आदि नजदीकी संबंधों के मामलों को प्रतिबंधित संबंध के दायरे में रखा गया है। इसके बारे में भी हमें समझाइए। देखिए, इसके अंदर जो यूसीसी का कानून है, जो धारा 380 है, वो विशेष रूप से बताता है कि उसके अंदर जो हमारे जो हिंदू कोडिफाइड लॉ है उसके हिसाब से जो प्रोहिबिट है, यानी कि जो रिलेशनशिप आपस में प्रोहिबिट है, उनमें आप ना तो शादी कर सकते हैं और ना ही लिव इन रिलेशन में रह सकते हो जी। तो उसी हिसाब को ध्यान में करेंगे। इसलिए ये नए कानून को दोनों को मिला के बनाया गया जिससे कि शोषण को रोका जा सके। और अगर मान लीजिए जो हमारी मान्यताएं हैं, कहीं भी मान्यता पर चोट करने की बात नहीं है, मान्यता को बचाने की बात है और नए जो समाज में उसको चलने की बात है। विशेष रूप से शोषण या किस तरह से जो कानून का बेजा इस्तेमाल होता है उसको रोकने की बात है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, इस विषय पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।